हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एम्स नोट सेट का जो इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की के बारे में अपन बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके अंदर जो अपन जो सोल्व करेंगे इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसके साथ मैं आपको रेशनल के साथ सोल्व करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये क्या बेनिफिट है बता देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ ही जो हम आपको सीएचओ की तैयारी और जो एम्स के लिए जो प्रिपरेशन करवाते हैं इन सभी के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी और प्रत्येक जो वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है एम्स का बात करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, उसके अंदर हमें पहला जो क्वेश्चन है अपना, द प्रिस्क्रिप्शन रीड द पोटेशियम क्लोराइड 30 मिली इक्विवेलेंट टू बी एडेड टू 1000 ml नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या कहा गया है कि फ्रेंड्स इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या कहा गया है कि जो पोटेशियम क्लोराइड है उसका जो 30 मिली इक्विवेलेंट है उसको 1000 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर क्या करना है फ्रेंड्स, ऐड करना है। ओके, एंड टू बी एडमिनिस्टर ओवर 10 आवर्स पीरियड्स, यानी 10 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, उसको एडमिनिस्टर कर देना है। द लेवल ऑन द मेडिकेशन बोतल रीड 40 मिली पर 20 ml। द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन। यानी फ्रेंड्स इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो साफ साफ पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि जो पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि जो पोटेशियम क्लोराइड है 30 मिली इक्विवेलेंट को आपको 1000 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर क्या करना है, मिक्स करना है या फिर ऐड करना है, और उसको 10 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो इसका जो लेबल इसमें क्या दिया है कि जो लेबल जो दिया हुआ है यानी पोटेशियम का जो बोतल है उस बोतल पे क्या लिखा हुआ है, 40 मिली इक्विवेलेंट प्रति 20 ml, यानी 20 ml के अंदर कितना है आपके पास 40 मिली इक्विवेलेंट, और आपको देना कितना है 30 मिली इक्विवेलेंट देना है। अब इसके अंदर पूछा है कि आपको कितने ml आप पोटेशियम एडमिनिस्टर करेंगे, तो आपको इसको निकालना है। तो निकालने का जो तरीका है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपना निकालिए। ऑप्शन ए है हमारा 20 ml, ऑप्शन बी है 15 ml, एंड ऑप्शन सी है 30 ml, एंड ऑप्शन डी है 40 ml। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहले अपन सोल्व कर लेते हैं। तो इसका सोल्व करने का जो परफॉर्मा है अपन मैं बता देता हूँ आपको। जैसा आपको इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं उसका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, जब आपको करेक्ट डोज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है D/A इंटू क्वान्टिटी। क्या हो गया, D/A इंटू क्वान्टिटी। D मतलब डिजायर्ड डोज और A मतलब अवेलेबल डोज। तो यहाँ पे जो डिजायर्ड डोज है फ्रेंड्स कितनी है, 30 मिली इक्विवेलेंट। कितनी है, मैंने बताया कि आपको 30 मिली इक्विवेलेंट को कितने में मिलाना है, 1000 ml NS के अंदर मिलाना है। यानी आपके पास जो डिजायर्ड डोज है वो कितनी होगी, 30 मिली इक्विवेलेंट होगी। कितनी होगी, 30 मिली इक्विवेलेंट। अपन देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मिली इक्विवेलेंट, ये अपनी डिजायर्ड डोज है तो अपन लिख दिया इसको 30 मिली इक्विवेलेंट। फॉर्मूला अपना क्या है, D/A इंटू क्वान्टिटी। और यहाँ पे अपने पास अवेलेबल कितना है, 40 मिली इक्विवेलेंट प्रति 20 ml, यानी 40 मिली इक्विवेलेंट है। कितना है, 40 मिली इक्विवेलेंट अवेलेबल है। कितने के अंदर अवेलेबल है, 20 ml, यानी क्वांटिटी कितनी होगी फ्रेंड्स, 20 ml। कितनी हो गई, 20 ml। क्या हुआ, 30 मिली इक्विवेलेंट अपने पास क्या है जो प्रिस्क्राइब किया गया, यानी जो डिजायर्ड डोज है वो कितनी होगी, 30 मिली इक्विवेलेंट हो गई। और जो अवेलेबल अपने पास जो एम्पुल है या फिर इसकी जो बोतल है या फिर जो है उसकी जो वायल है उसके अंदर जो है आपके कितना मिली इक्विवेलेंट है, 20 ml है। 20 ml के अंदर कितना मिली इक्विवेलेंट है, 40 मिली इक्विवेलेंट। यानी अपनी जो अवेलेबल डोज कितनी होगी, 40 मिली इक्विवेलेंट, और वो कितने के अंदर है, क्वांटिटी कितनी होगी, 20 ml के अंदर कितना है, 40 मिली इक्विवेलेंट है। ओके, अब आपको निकालना है कि आप कितना ml देंगे। तो आप इसको काट देंगे सिंपल से फॉर्मूले से। तो आपने इसको कट किया, ठीक है। 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 60 हो गया। 60 में आपका कितने का डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया फ्रेंड्स, आप खुद निकालिए। तो कितना आ रहा है, 15 ml। कितना आएगा, 15 ml। यानी ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ, कौन सा है, ऑप्शन बी 15 ml जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। करेक्ट आंसर कैसा हुआ, फॉर्मूला सिंपल सा क्या है अपने पास, D/A इंटू क्वान्टिटी। D मतलब डिजायर्ड डोज, डिजायर्ड डोज कितनी होगी अपनी, 30 हो गई, ठीक है। अवेलेबल डोज कितनी है, 40 मिली इक्विवेलेंट। कितने के अंदर है, यानी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी होगी, 20 ml। निकाल दीजिए, आप काटेंगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है, 60। 60 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 15 ml। सिंपल सा, समझ में आ गया आपको।
ऑप्शन बी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था, एक इमेज दी गई थी और उसको आपको आइडेंटिफाई करना था। तो आइडेंटिफाई दिस इमेज, इसके अंदर जैसा कि इमेज दिखाई दी गई है, तो फ्रेंड्स इस इमेज को आइडेंटिफाई करना था और जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको चुनना था। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन ए है अपना सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी है ट्रेंडरबर्ग पोजीशन, ऑप्शन सी है रिवर्स ट्रेंडरबर्ग पोजीशन एंड ऑप्शन डी है फॉलर पोजीशन। तो क्या कौन सी पोजीशन है जो इमेज के अंदर जो दी गई है, ये कौन सी पोजीशन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि ये कौन सी पोजीशन है, ये अपनी कौन सी हो गई ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसके अंदर जो पूछा गया था वो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन पूछा गया था, और इवनिंग शिफ्ट के अंदर क्या पूछा गया है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का मतलब। तो इसके अंदर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर होता क्या फ्रेंड्स, पेशेंट बिल्कुल क्या सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ, लेकिन ये जो बेड वाला जो हेड वाला जो पार्ट है वह लोअर है, और जो ये इसका जो लेग वाला पार्ट है वो क्या है अपर है। ठीक है, किसके अंदर होता है ऐसा, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर। और जो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है उसके अंदर क्या था, जस्ट इसका उल्टा होता है। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में क्या होगा, जो हेड होगा वो ऊपर की तरफ होगा और उसके जो पाँव होगा नीचे की तरफ होंगे। तो इस प्रकार से पोजीशन किस में मिलेगी आपको, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने इसका कुछ रेफरेंस दिया है। इन द ट्रेंडलबर्ग पोजीशन द बॉडी इज लेड सुपाइन और फ्लैट ऑन द बैक ऑन ए 15 to 30 डिग्री इंक्लाइन विद द फीट एलिवेटेड अबव द हेड। मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है उसके अंदर क्या होगा, जो फिट वाला पोर्शन है वो क्या हेड से अबोव की ओर होता है। जैसे कि अपन देखते हैं इसके अंदर ये जो फिट है, ये हेड की तुलना में क्या ऊपर की तरफ है, क्या है ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जो अपन मैंने बताया आपको रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर, तो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग जस्ट किसका है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का ही जस्ट उल्टा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे कि इसके अंदर क्या है, जो फिट वाला पार्ट एलिवेटेड रहे उसके अंदर क्या है हेड वाला पार्ट एलिवेटेड रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेड वाला पार्ट एलिवेटेड रहता है। तो ये हो गया आपकी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के नेशनल एंथम को किसने लिखा था। तो ऑप्शन ए है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है अपना रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो नेशनल एंथम है अपना, जो नेशनल एंथम किसने लिखा था, वो लिखा था अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने लिखा था, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था, नेशनल एंथम लिखा था। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका रेशनल भी दिया है। इंडिया नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान जन गण मन, अपना कौन सा नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन अधिनायक, वाज कंपोज बाय द रविंद्रनाथ टैगोर ऑन 11 दिसंबर 1911। कई बार एग्जाम के अंदर डेट भी पूछ ली जाती है कब कंपोज किया गया था, तो कब किया गया था, 11 दिसंबर 1911 के अंदर कंपोज किया गया था। एंड वाज द फर्स्ट सॉन्ग लेटर इन द मंथ ऑन 28 दिसंबर एट कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। एंड कांग्रेस के जो कलकत्ता सेंसस ने 28 दिसंबर को क्या हुआ था, ये सॉन्ग किया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये तो अपन ने बात नेशनल एंथम की बात कर ली। अभी अपन बात करते हैं नेशनल सॉन्ग के बारे में, यानी राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत अपना क्या है, वंदे मातरम अपना जो है राष्ट्रीय गीत है, और ये कंपोज किस में है, संस्कृत के अंदर, और किसके द्वारा किया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी राष्ट्रीय गीत, यानी जो राष्ट्रीय गीत है यानी नेशनल जो सॉन्ग है वो किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और जो नेशनल एंथम है वो किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, was a source of inspiration to the people in their struggle of freedom. It has an equal status with Jan Gan Man. The first political occasion when it was sung was the 1896 session of the Indian National Congress. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन पाइपलाइन के का कलर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके अंदर एक इमेज में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ऑक्सीजन पाइपलाइन का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, आप सबको पता होगा, वाइट होता है। क्या होता है, वाइट होता है। यहाँ पे मैंने इमेज लिए है, तो ये ऑक्सीजन वाला जो कलर है कैसा कलर है, वाइट है। आपको ऑप्शन दिए गए थे ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो, तो कौन सा कलर है ऑक्सीजन के लिए, वाइट कलर है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड्स ऑन द नर्सिंग यूनिट to assess the condition of assigned client. The nurse note that a client intravenous site is cool, pale and swollen, and the solution is not infusing. The nurse concludes that which of the following complication occur. यानी इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था कि इनिशियल राउंड किया है नर्सिंग यूनिट्स में, क्या असेस किया है, कंडीशन को असाइन, जो भी क्लाइंट असाइन किया गया है। नर्स डोट ए क्लाइंट इंट्राविनस साइट, जो इंट्राविनस साइट है यानी जो आईवी कैनुला जहाँ पे लगा हुआ है, इंट्राविनस जो साइट है वो क्या हो रही है, कूल और पेल
and swollen and the solution is not infusing. द नर्स कंक्लूड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन है जाकर, यानी ये आपको दिया गया है कि जो इंटरवेनेस साइट है वो कूल हो गई है यानी ठंडी हो गई है, पेल हो गई है, स्वेलो यानी सूजन आ गई है, और जो सॉल्यूशन है वो इन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है यानी जो ड्रिप चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही है। तो इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया है ये आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर कंक्लूड करना है। तो क्या हो गया, तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए है हमारा इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फ्लेबाइटिस, ऑप्शन सी इन्फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी थ्रोम्बोसिस। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आप देखो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको इंटरवेनेस साइट यहाँ कूल नज़र आए, क्या है, कूल आए, और जो साइट है स्वेलन हो जाए और यहाँ पे देखो इन्फ्यूजन नहीं चल रहा, तो मेन जो आपको ध्यान रखना है वो कूल का ध्यान रखना है। कूल के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी इनफिल्ट्रेशन। मैं थोड़ा रेशनल इसका दे देना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन इनफिल्ट्रेट IV is one of that has dislodged from the vein and is lying in the subcutaneous tissue, पेलर कूलनेस, यानी मेन जो आपको ध्यान रखना है इन्फिल्ट्रेशन के लिए कूलनेस का मेन जो है कूलनेस है। एंड स्वेलिंग आर द रिजल्ट ऑफ IV फ्लूइड बीइंग डिपोजिटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू व्हेन द प्रेशर इन द टिश्यू एक्सीड द प्रेशर इन द ट्यूबिंग द फ्लो ऑफ द IV सॉल्यूशन विल स्टॉप द करेक्टिव एक्शन इज टू रिमूव। इसके अंदर आपको करना क्या होता है फ्रेंड्स, जब ऐसा कंडीशन हो जाए, जब आपको इन्फिल्ट्रेशन कंडीशन देखने को मिले, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो क्या करना है, करेक्टिव जो एक्शन रहेगा वो क्या है, कैथेटर को रिमूव कर देना है और स्टार्ट है न्यू IV लाइन, आपको दूसरी साइड पे आपको न्यू IV लाइन स्टार्ट कर देनी है। इन्फेक्शन और फ्लेबाइटिस और जो थ्रोम्बोसिस के अंदर आपको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, वार्म देखने को मिलता है। यानी इन्फिल्ट्रेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कूलनेस देखने को मिलेगा, और जो इन्फेक्शन फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, वार्म यानी गर्म महसूस होगा, जबकि इन्फिल्ट्रेशन कंडीशन में क्या महसूस होगा, कूल यानी ठंडा महसूस होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, द नर्स नोट दैट ए साइट ऑफ ए क्लाइंट्स पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर इज रेडेंट एंड वार्म पेनफुल एंड स्लाइटली आइडियोमेटिक प्रोक्सिमल टू द इंसर्जन पॉइंट ऑफ द IV कैथेटर आफ्टर टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स to care for the client, the nurse documents in this medical record that the client experience। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नर्स नोट द साइट नोट कर रही है क्लाइंट्स पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर को। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेडेंट यानी वहाँ पे रेडनेस दिखाई दे रही है, वार्म है, पेनफुल भी है, स्लाइटली एडियोमेटिक प्रोक्सिमल टू द इंसर्जन पॉइंट ऑफ द IV कैथेटर। After taking appropriate step to care of the client, the nurse document in the medical record that the client experience, यानी client क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी आपको क्या क्या आपको दे दिया है यहाँ पे कि पेशेंट के जो IV इंट्रावेनस जो कैथेटर की जो साइट है वो क्या है, रेड हो गई है, वार्म है, पेनफुल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ये क्या चीज़ आपका रिकॉर्ड करेंगे, ये क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए है हमारा फ्लेबाइटिस ऑफ द वेन, ऑप्शन बी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द IV लाइन, ऑप्शन सी है हाइपरसेंसिटिव टू द IV सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन डी है एलर्जिक रिएक्शन टू द IV कैथेटर मटेरियल। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ इन्फिल्ट्रेशन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन आपको कब देखने को मिलता है, कूलनेस के अंदर। यहाँ पे क्या है, वार्म है, वार्म है, इसका मतलब क्या हो गया है इसके अंदर, ऑप्शन ए फ्लेबाइटिस ऑफ द वेन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फ्लेबाइटिस हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोसिस और इन्फेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, वार्म मिलेगा, क्या मिलेगा, वार्म मिलेगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, फ्लेबाइटिस ऑफ द वेन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फ्लेबाइटिस एट ए IV साइट कैन डिस्टिंग्विश बाय द क्लाइंट, डिस्कम्फर्ट एट दिस साइट बाय रेडनेस, वार्मथ एंड स्वेलिंग प्रोक्सिमल टू द कैथेटर, यानी जो स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे कैथेटर या जो IV कैनुला जो लगाया हुआ है उसके प्रोक्सिमल यानी ऊपर की तरफ ये आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इफ़ फ्लेबाइटिस अकर द नर्स शुड डिसकंटिन्यू, यदि फ्लेबाइटिस हो गया है उस कंडीशन में क्या कर देना है, जो IV लाइन है उसको डिसकंटिन्यू कर देना है और क्या कर देना है, इंसर्ट ए न्यू IV लाइन आपको क्या कर देनी है, इंसर्ट कर देनी है एट ए डिफरेंट साइड, कूलनेस एट दिस साइड। मैंने बताया था आपको जो कूलनेस आपको देखने को मिलती है किसके अंदर देखने को मिलता है, इन्फिल्ट्रेशन के अंदर देखने को मिलता है, और जो एलर्जिक रिएक्शन है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेसेस, रेडनेस एंड इचिंग देखने को मिलेगी। ए मेजर रिएक्शन सच एज हाइपर सेंसिटिविटी कैन कोज, और जो हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया, स्वेलन टंग एंड साइनोसिस देखने को मिलेगा। इसलिए इसका ऑप्शन का क्या आंसर हुआ, फ्लेबाइटिस हुआ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स BMI से रिलेटेड पूछा गया था। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना था कि कौन सा जो है BMI के
इनकरेक्ट है, यानी जो कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है अबाउट बीएमआई, यानी बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन 4 दिए गए थे, उनमें से आपको करेक्ट आंसर करना था। तो इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीएमआई से रिलेटेड कि बीएमआई होती क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए कुछ लिया है आपके लिए। तो बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। और ये वैल्यू होती है जो डेराइव कहाँ से डेराइव होती है, फ्रॉम द मास यानी वेट एंड हाइट ऑफ द पर्सन द बीएमआई इज़, यानी आप यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो बीएमआई है फ्रेंड्स वो कहाँ से आपको डायरेक्ट फ्रॉम द मास, यानी जो वेट होता है और वो हाइट, पर्सन की हाइट और वेट के आधार पर अपन क्या कहते हैं बीएमआई निकालते हैं। और बीएमआई निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बीएमआई बराबर क्या होता है, वेट अपॉन हाइट, यानी वेट केजी के अंदर और हाइट किसके अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर। यानी वेट किसके अंदर, केजी के अंदर, और हाइट किसके अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर। यदि एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी कैंडिडेट्स का जो वेट है 50 केजी है, ठीक है, और हाइट यदि उसकी मान लीजिए आपने 170 सेंटीमीटर मान ली, कितनी मान ली, 170 सेंटीमीटर, यानी 1.72 मीटर। कितनी हो गई, 172 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गई, 1.72 मीटर। यानी जब आप इसको सोल्व करेंगे, यानी 50 केजी के अंदर 1.72 को स्क्वायर को आप सोल्व करेंगे तो आपकी जो हाइट आएगी, मतलब जो आपका आएगा रिजल्ट, उसको अपन क्या कहेंगे, बॉडी मास इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉडी मास इंडेक्स कहेंगे। ओके, आप अपना निकाल के देख सकते हैं। इसके अंदर अपन थोड़ा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या नॉर्मल क्या होता है, अपनी नॉर्मल रेंज क्या होती है। जो ये जो फ्रेंड्स कैलकुलेशन जो दिया गया है वो डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन है, बॉडी मास इंडेक्स यानी जो बीएमआई का जो कैलकुलेशन दिया गया है वो डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन के आधार पर दिया गया है। उसी के आधार पर जो बीएमआई निकाल गया, ये फॉर्मूला यहाँ पे वेट इन केजी अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो दिया गया है फ्रेंड्स, यदि नॉर्मल जो रेंज होती है इसकी कितनी होती है, 18.5 टू 24.9 ये नॉर्मल रेंज है, किसकी, बीएमआई की नॉर्मल रेंज है। इसके साथ ही यदि अंडरवेट किसको कहेंगे, यदि जो है 18.4 से कम, यानी 16 से लेकर के 18.4 तक हो जाता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अंडरवेट। और यदि 16 से भी कम बीएमआई आती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सीवियरली अंडरवेट। और 25 से 29.9 हो जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, ओवर वेट कंडीशन अपन कहते हैं। और जो ओबेज जो कहते हैं अपन किसको कहते हैं, 30 से 39.9, जिस कैंडिडेट का या फिर जिस व्यक्ति का बीएमआई 30 से लेकर के 39.9 होता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओबेज पर्सन कहते हैं। और जो सीवियरली ओबेज कौन कंडीशन होती है, जिसके अंदर आपका बीएमआई कितना है, 40 से ज़्यादा, यानी मोर देन 40 आए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सीवियरली ओबेज। डिफाइन एज, तो बीएमआई को जो डिफाइन किया है अपन ने, मास डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट एंड इज़ यूनिवर्सली एक्सप्रेस इन यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर। यानी आपको मैंने अभी बता ही दिया फ्रेंड्स, आपको क्या है, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वेट अपॉन हाइट। ठीक है, वेट इसका केजी के अंदर रहता है और हाइट किसके अंदर रहती है, मीटर स्क्वायर के अंदर रहती है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी यूनिट जो मैंने आपको बता दी, ये केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, कैसे हो गया, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। रिजल्ट कैसे करते हैं, मास यानी मतलब आपका जो वेट, और किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर, हाइट किसके अंदर, मीटर के अंदर। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। द डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन की जो डिग्री अपन देखते हैं तो कैन बी असेस, कैसे असेस कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ बॉडी मास, यानी बॉडी मास इंडेक्स को देख करके आप जो माल न्यूट्रिशन है या नहीं है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, ओबेज है, क्या है क्या नहीं है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओवरवेट किसको कहते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया कि 25 से यदि अबोव रहता हुआ है तो उसको ओवरवेट, और यदि बीएमआई 30 से अबोव रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ओबेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, डोएन डिटेक्टर के बारे में यूज पूछा गया था, तो मैं आपको इसके अंदर मैंने आपके लिए इमेज भी ले ली ताकि आपको पता भी लगे कि डोएन डिटेक्टर कहते हैं किसको हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये डोएन डिटेक्टर की इमेज आप अच्छे से देख सकते हैं। और इसका जो यूज़ होता है वो किसके अंदर होता है, जो CS होता है यानी सिजेरियन सेक्शन है उसके अंदर इसका यूज़ होता है। ठीक है, यूज ऑफ डोएन डिटेक्टर का पूछा गया था आपका क्या यूज़ होता है, तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं को डोएन डिटेक्टर इज यूज टू इन एब्डोमिनल ऑप्स गायनी रिट्रैक्टिंग ब्लैडर, यानी ब्लैडर को डिटेक्ट करने के लिए, एंड सिजेरियन सेक्शन प्रोसीजर के लिए इसका यूज किया जाता है। द डिटेक्टर हैज़ ए राउंड कॉनकेव ब्लेड, इसके अंदर राउंड कॉनकेव ब्लेड है, आप इसके अंदर देख सकते हैं ये जो राउंड कॉनकेव ब्लेड आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये राउंड कॉनकेव ब्लेड हो गई इसकी। द palm grip handle has a little hook at the end and thumb rest and the handle is designed to प्रोवाइड ग्रिप एंड कंफर्ट। ये इसका नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये ऊपर वाली इसकी जो है ब्लेड हो गई। ओके, और इसका काम क्या है फ्रेंड्स, जो ब्लेडर को रिट्रैक्टिंग करने के लिए और सीजर सेक्शन प्रोसीजर के अंदर इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स वो पूछा गया था, विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की कौन सी सिटी को अपन इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन अपने पास 4 हैं। ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो क्या है? ऑप्शन ए बेंगलुरु को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं किसको? बेंगलोर को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब इन बेंगलोर इन इंडिया लोकेटेड। इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? IT का जो हब है बेंगलोर के अंदर, लोकेटेड इन द अंकेकल तालुक। इट इज़ द वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक IT इंडस्ट्रियल पार्क्स स्प्रेड ओवर 800 एकड़्स। इन 800 एकड़्स के अंदर ये फैला हुआ है। 3.2 किलोमीटर स्क्वायर इन कोनापाना, अग्रहा एंड डोरदुर विलेजेस इन बेंगलोर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स रफाल से रिलेटेड पूछा गया था। तो रफाल के बारे में, तो रफाल मैन्युफैक्चर बाय विच कंट्री? तो रफाल कौन सी कंट्री के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है अपना जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सबको आपको पता होगा कि फ्रांस हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा गया था। ठीक है, इसके अंदर जो राहुल गांधी जी है और मोदी जी, इन दोनों की बहुत ही बहस भी चली थी कि रफाल इतने में आ रहा है, वो कहते हैं इतने में आया था, वो कहते, तो वो बहुत सारे आपको इस चीज़ का याद होगा कि रफाल कहाँ से आया। तो आप सबको इसका आंसर सब करेक्ट करके आएंगे। तो कहाँ से मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ रफाल का? फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस। द फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट रफाल फाइटर जो जेट इंडिया के अंदर जो लैंड हुआ वो कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? हरियाणा जो स्टेट है उसके अम्बाला के अंदर। ठीक है, अम्बाला इन हरियाणा कहाँ पे लैंड हुआ था? द फर्स्ट बैच ऑफ द 5 रफाल, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था किसके अंदर? फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। और आपके जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो आपको पूछा गया वो तो पूछा गया था कि जो राफेल है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर या कहाँ पे बना है, कौन सी कंट्री के अंदर, ये पूछा गया था। और जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि जो फर्स्ट कहाँ पे लैंड हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या पूछा गया था कि अम्बाला ऑप्शन था उसके अंदर। तो अम्बाला इसका करेक्ट आंसर होगा कि अम्बाला इन हरियाणा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कैमरा क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो कैमरा क्वालिटी किसके अंदर मेजर करते हैं? तो आप सबको पता होगा कैमरा क्वालिटी के बारे में। तो जैसे कि आप देखते हैं कि इतने मेगापिक्सल कैमरा, उतने मेगापिक्सल कैमरा, 15 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, इसी प्रकार से इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स करेक्ट किया होगा। तो इसका जो आंसर है वो मेगापिक्सल होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली अपन कैमरे की जो क्वालिटी पिक्सल के अंदर मेजर करते हैं, किसके अंदर? पिक्सल के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, मेगा पिक्सल इज़ द करेक्ट आंसर। विच ड्रग इज नोन एज एंटी स्मोकिंग ड्रग? तो कौन सी एंटी स्मोकिंग ड्रग होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके अंदर आपका ब्रांड नेम दिया गया था। ब्रांड नेम क्या है मुझे ये किसी ने बताया नहीं, लेकिन मैंने ही आपके लिए एंटी स्मोकिंग ड्रग कौन सी है वो आपके लिए ढूंढी और फिर आपके लिए मैंने इसके बारे में बताया है। तो एंटी स्मोकिंग जो ड्रग है वो कौन सी है? तो इसका जो नाम है वो क्या है? वेरेनिस क्लीन है इसका नाम, और इसको चेंटिक्स भी कहते हैं। इज़ ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डेवलप टू हेल्प पीपुल स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए ये ड्रग है। इट वर्क बाय द इंटरफेयरिंग विद द निकोटिन रिसेप्टर और इन दी ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर जो निकोटिन जो रिसेप्टर है उनके साथ इंटरफेयर करती है। दिस मीन्स इट हैज़ 2 इफेक्ट, इसके 2 इफेक्ट हो गए। इसका मतलब इट लेसन द प्लीजर ऑफ पर्सन टू गेट फ्रॉम द स्मोकिंग एंड इट रिड्यूसेस द सिम्टम ऑफ निकोटिन विड्रॉल। और ये क्या करती है? निकोटिन विड्रॉल के सिम्टम को रिड्यूस भी करती है, इसके साथ ही प्लीजर दे रही है ए पर्सन गेट फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है, you typically started taking Verenis clean a pill about a month to a week before your quiet day. Take it after meals with a full glass of water. यानी इसको क्या होता है फ्रेंड्स? मील के बाद में, खाना खाने के बाद लेते हैं विथ ए 1 glass of water. The daily dose increase over the first 8 days you take it. Okay. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर अलग ब्रांड नेम था, कुछ और ब्रांड नेम था कि एंटी स्मोकिंग ड्रग था। तो इसके अंदर जो मेरे को जो मिला इसके अंदर एंटी स्मोकिंग ड्रग से, तो स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए जो आपके लिए ड्रग होती है वो उसका नाम है, क्या है नाम है? वेरिन क्लीन नाम इसका नाम है। और इसको कौन सा और किस नाम से जानता है? ब्रांड नेम के अनुसार सेंटिक्स के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 ऑरेंज कलर साइज, यानी ऑरेंज कलर का जो कैनुला की साइज़ पूछी गई थी कि ऑरेंज कलर का जो कैनुला होता है कौन सी साइज़ का होता है। तो इसके अंदर आपको इमेज भी दी गई थी कि कौन से कलर। तो ऑरेंज कलर का जो कैनुला होता है वो कितने नंबर का होता है फ्रेंड्स? आप सबको पता होगा 14 नंबर का जो है कैनुला होता है ऑरेंज कलर का। मैंने कुछ इमेज ली हैं आपके लिए कैनुलास की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 नंबर का जो कैनुला वो यहाँ पे ऑरेंज कलर का है, 16 नंबर का आपका ग्रे कलर का है, 17 नंबर का वाइट कलर का है, 18 का जो है ग्रीन है, 20 नंबर का पिंक है, 22 का ब्लू और 24 का जो है आपका कौन सा कलर है? येलो है। और 26 भी आता है जो कि पर्पल कलर होता है। कौन सा कलर होता है? 26 नंबर का कैनुला आता है
पर्पल कलर का कैनुला होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, गुडेल्स एयरवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने गुडेल्स एयर की इमेज आपके लिए ली है। तो गुडेल एयरवे इज़ ए ओरोफेंजियल ट्यूब यूज टू प्रोप ओपन दी अपर एयरवे। अपर एयरवे को ओपन करने के लिए जो है गुडेल एयरवे या फिर ओरोफेंजियल एयरवे का यूज़ किया जाता है। गुडेल एयरवे लगा देते हैं, एयरवे लगा देते हैं किसके लिए? टू प्रिवेंट दैट द टंग ऑफ ए पेशेंट कैन ड्रॉप बैक एंड देयर फॉर ब्लॉक दी एयरवे। ओके, तो एक गुडेल एयरवे से रिलेटेड हो गया अपना। तो ये था फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन टोटल 14 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। बचे हुए जो क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मेरा नंबर है 9024307738। ठीक है, इसके साथ ही यदि आपको नर्सिंग वैकेंसी की PDF वगैरह चाहिए होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, ताकि आपको नर्सिंग वैकेंसी की जो PDF है वो वहाँ पर अवेलेबल हो सके। क्योंकि टेलीग्राम पे आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन मुझे भी इजी हो जाता है आप सब लोग को PDF अवेलेबल करवाने में। ओके, तो आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसके साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप CHO का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CHO के लिए कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो चेक करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर लगभग 7000 MCQs हैं CHO के, तो आप परचेज करना चाहें तो लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज होगी। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।